नमस्ते साथियों, मैं मनीष बिश्नोई एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ और आरएल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक और महत्वपूर्ण शासक को आपसे परिचित करवाने के लिए उपस्थित है यहाँ पे। दोस्तों, वो शासक का नाम है अपने अशोक मौर्य। पिछली बार हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिस्कस किया था और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वो विवरण आपको पसंद आया होगा निश्चित रूप से। देखिए, ये इतिहास के विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट सेशन है, प्लस एक भारतीय होने के नाते आपको भारतीय संस्कृति से रूबरू करवाना हमारा मकसद है, तो दोनों ही दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज दोस्तों हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। सम्राट अशोक जो कि मौर्य वंश के एक प्रतापी शासक हुए, और चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, उनके पौत्र ये अशोक मौर्य थे। दोस्तों, इतिहास में ऐसे विरले ही अपने राजा होते हैं जिनके नाम के आगे महान लगता है, तो उसी में से एक राजा है सम्राट अशोक, जिसे अशोक महान के रूप में भी इतिहास के अंदर जाना जाता है। तो सम्राट अशोक भारत पे एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हुए। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो शासन का स्थापित किया था भाई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और दक्षिणी भारत पे जो शासन स्थापित किया था, उस शासन को इसने अक्षुण्ण बनाए रखा। प्लस इसकी महानता के क्या आयाम थे वो भी हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अशोक मौर्य के पिता का नाम था बिंदुसार। पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार कौन थे? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, और इनका जन्म हुआ था अशोक मौर्य का 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। ठीक, तो पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ, और यहाँ पे मैंने दो डेट लिख रखी है, 273 269 ईसा पूर्व और 232 ईसा पूर्व। तो ये तीन डेटे किस हिसाब से, ये आगे हम डिस्कस करते हैं इनके राज्याभिषेक के किस्से के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है भारतीय इतिहास के अंदर। प्लस जब ये राजा बने उससे पहले ये क्या थे, तो ये अवंती अथवा उज्जैनी के गवर्नर जनरल थे। मतलब एक राजा थे, वो राजा अपने राजकुमारों को अलग अलग प्रांतों के अंदर नियुक्त करते थे, तो वह नियुक्ति अशोक मौर्य की अवंती अथवा उज्जैनी के अंदर हुई थी। ठीक, आइए आगे डिस्कस करते हैं इनके बारे में। इनकी पत्नियां व संतानों के बारे में डिस्कस करने से पहले इनकी माता के बारे में एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सुभद्रांगी इनकी माता का नाम था। क्या था? सुभद्रांगी। सुभद्रांगी इनकी माता का नाम था। इसके अलावा चार और नाम भी उल्लिखित है। क्या है कि बौद्ध साहित्य इनके बारे में अच्छा खासा विवरण देता है, क्योंकि अंत में हम देखेंगे कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो सुभद्रांगी कहता है अशोक वादन ग्रंथ, अशोक वादन ग्रंथ कहता है कि सुभद्रांगी इनकी माता का नाम था। किसकी? अशोक मौर्य की। इसके अलावा एक टॉर्न करके इतिहासकार हुए, उन्होंने तो यहाँ तक कि हेलेना को अशोक की माता बताया, जो कि बिल्कुल बकवास और वाहियात बात है, क्योंकि जो हेलेना थी वो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, न कि बिंदुसार की। ठीक, और इसके अलावा अलग अलग ये जो अपने सीरियल वगैरह चलते हैं, जो मूवीज़ वगैरह बनती है, उनके अंदर इतिहास की बैंड बजाई जाती है, उसी वजह से ये दिक्कतें अपने सामने आती है। तो देखिए, एक इनके परिचय के बारे में देख लेते हैं कि जन्म कब हुआ? 304 ईसा पूर्व। पिता का नाम क्या था? तो बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के ये कौन थे? पौत्र थे। उसके अलावा इनकी माता का नाम क्या था? तो सुभद्रांगी। और शासक बनने से पूर्व ये कहाँ के गवर्नर जनरल थे? तो उज्जैनी अथवा अवंती के। ठीक है, अब आइए इनके परिवार के बारे में आगे बात करते हैं। पत्नियां अथवा संतानें। तो दोस्तों, जो बौद्ध ग्रंथ है वो बताते हैं कि अशोक मौर्य की 5 पत्नियां थी। ठीक, अशोक मौर्य की 4 पत्नियों का उल्लेख सीधे तौर पे मिलता है। अशोक मौर्य की 5 पत्नियों का उल्लेख मिलता है अपने बौद्ध ग्रंथों के अंदर। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं महादेवी की। महादेवी इसकी पहली पत्नी थी। ठीक, पहली पत्नी, और यह बौद्ध धर्म को ग्रहण कर चुकी थी। जब अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, उसी वक्त यह भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और इसकी जो 2 संतानें थी, उनका नाम मिलता है हमें महेंद्र व संघमित्रा। महेंद्र व संघमित्रा। ठीक, महेंद्र कौन था और संघमित्रा कौन थी? तो दोस्तों, ये वही है इसके पुत्र जिन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ठीक, महेंद्र व संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। आगे बात करते हैं हम असंधि मित्रा। असंधि मित्रा कौन थी? तो ये श्रीलंका की राजकुमारी थी। ठीक, श्रीलंका की राजकुमारी। ठीक, श्रीलंका की राजकुमारी थी असंधि मित्रा। यह भी अशोक की पत्नी है। इसके अलावा एक कुरुवा की काफ़ी प्रसिद्ध रानी हुई।
और कुरुवाकी ने जो है, ये असंधिमित्रा के बारे में एक और चीज़ का आप ध्यान रखना कि असंधिमित्रा लंबे समय तक अशोक की पटरानी के रूप में रही थी। प्लस आगे जो हम तिष्य रक्षिता की बात करेंगे इसकी पत्नी की, यह तिष्य रक्षिता असंधिमित्रा की दासी थी। ठीक, असंधिमित्रा की दासी थी अथवा जो था सेवक थी। ठीक, इसके अलावा अगली रानी के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों कि कारुवाकी। कारुवाकी जो है उसके पुत्रों का उल्लेख मिलता है, एक तो तिवर और एक चारुमती। अब तिवर और चारुमती के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एकमात्र अशोक के ऐसे पुत्र है तिवर जिनके बारे में लेख में उल्लेख मिलता है। ठीक, लेख कौन सा दोस्तों? तो यह प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आपने सुना होगा, प्रयाग प्रशस्ति, जिसपे सबसे पहले इसको रानी का लेख भी कहते हैं, रानी का लेख। ठीक, और इस रानी के लेख के अंदर तिवर का उल्लेख मिलता है कि तिवर अशोक का पुत्र था। ठीक, अब रानी का लेख है, इस रानी के लेख पे फिर आगामी काल के अंदर अकबर ने अपने लेख भी लिखवाए, जहांगीर ने भी लिखवाए, बीरबल का लेख भी इस पर से मिलता है। तो दोस्तों ये तो हो गई प्रयाग प्रशस्ति की बात, प्रयाग की स्तंभ लेख की बात। ठीक, इसके आगे हम बात करते हैं पद्मावती। पद्मावती का पुत्र था कुणाल। ठीक, और कुणाल जो था उसको अशोक ने नियुक्त कर रखा था पेशावर। पेशावर के अंदर इसको गवर्नर बना के भेजा हुआ था। ठीक, जब अशोक शासक बना था तो उस टाइम इसने जो कुणाल था उसको पेशावर में भेजा हुआ था। और तिष्य रक्षिता को मृत्युदंड भी मिला। अब ये मृत्युदंड क्यों मिला, इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो है कहानी चलती है। इसके अलावा एक और फैक्ट देख लेते हैं अपन, राजतरंगिणी के अंदर जालोट को अशोक का पुत्र बताया हुआ है। जालोट क्या था कि कश्मीर का शासक था, और राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसके अंदर कश्मीर के शासकों का इतिहास या वंशावली मिलती है। तो उस वंशावली के अंदर जालोट का नाम मिलता है, और जालोट किसका पुत्र था? अशोक का। ठीक, तो दोस्तों आइए बात करते हैं उस कहानी के बारे में जिसके बारे में अभी मैं बता रहा था कि कुणाल कहाँ का शासक था? तो पेशावर का। ठीक है, पेशावर में ये गवर्नर था, और तिष्य रक्षिता थी अशोक की रानी। अब ये रानी कैसे बनी इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो अपन रानी असंधिमित्रा का नाम देख रहे हैं, असंधिमित्रा की दासी थी कौन? तिष्य रक्षिता। अब दोस्तों एक दौर आया जब अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था या कलिंग पर आक्रमण किया था। उस वक्त तक अशोक की उम्र लगभग हम देखें तो 40 से 45 के आसपास हो चुकी थी। ठीक, और तिष्य रक्षिता उस वक्त 17-18 साल की नव युवती थी। तो अशोक ने एक दौर जब वो 40 की एज के आसपास तिष्य रक्षिता से विवाह तो कर लिया। उसके बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और वह सामान्यतः बौद्ध मठों में रहने लगा। हम देखेंगे आगे कि अशोक 1 वर्ष तक एकांतवास में रहा था बौद्ध मठों के अंदर। तो ये सारी घटनाएं हुई। उस वक्त तिष्य रक्षिता ने कुणाल के सामने एक प्रस्ताव रखा, शादी का प्रस्ताव कह सकते हैं आप इसे, कि कुणाल को कहा कि क्यों ना हम आपस में शादी कर लेते हैं। अब कुणाल ने कहा कि मैं तो आपको अपनी माता की तरह मानता हूँ, तो यह संभव नहीं है, किसी भी तौर पे यह संभव नहीं है। तो इससे कहते हैं कि तिष्य रक्षिता का जो था ईगो हर्ट हुआ, और तिष्य रक्षिता ने कुणाल से बदला लेने की सोची। और उसी बदला लेने के क्रम में इसने एक ऐसा कूट पत्र भिजवाया जिसके अंदर एक वर्ड मिलता है अधीयताम, है ना, अधीयताम। अधीयताम का मतलब होता है कि इसको अधीन करना, या फिर अधीयताम का मतलब होता है अध्ययन करना, है ना, कि ये लेख भेजा इसको पढ़ लेना, या इस टाइप का कोई वर्ड था। तो इसने क्या किया, तिष्य रक्षिता ने इसको कर दिया अंधीयताम। ठीक, अब अंधीयताम का सीधा मतलब हो गया कि इसको अंधा कर दो। अब ये राज आदेश था, अशोक की मुहर लगा हुआ पत्र था। यह अशोक तो बैठा यहाँ पाटलिपुत्र में, वो बैठा पेशावर में। पेशावर में पहुँचा ये लेख, अपना पत्र पहुँचा। तो इसने भाई कुणाल ने भी देखा कि ये क्या हो रहा है, मतलब मेरे को अंधा करने का आदेश किस बेस पे निकाला गया। तो कहते हैं कि जब यह आदेश पढ़ा इन्होंने, कुणाल ने और कुणाल के मंत्रियों ने, लेकिन राज आज्ञा सर्वोपरि थी, इसीलिए कुणाल को कहते हैं अंधा कर दिया गया। ये वर्णन कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथों के अंदर। ठीक, कुणाल को अंधा कर दिया गया। प्लस तिष्य रक्षिता जो थी, तिष्य रक्षा या तिष्य रक्षिता, तिष्य रक्षिता अशोक के बौद्ध होने से भी नाराज थी। तो इस वजह से इसने जो बोधि वृक्ष था उसके अंदर जो दीमक के कीड़े लगवा दिए, और कहते हैं कि बोधि वृक्ष को इसने नष्ट करने का प्रयास किया। तो ये सारे कारण रहे जिसकी वजह से तिष्य रक्षिता को मृत्युदंड दे दिया गया। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अब आइए सबसे विवादास्पद जो मुद्दा है अशोक के राज्याभिषेक को लेके, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अशोक का राज्याभिषेक।
अब अशोक के राज्याभिषेक के बारे में दोस्तों कई तरह के वर्णन मिलते हैं। पहला वर्णन है बौद्ध ग्रंथों का वर्णन। बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि अशोक ने अपने 101 अशोक समेत 101 भाई थे, ठीक, और इसके पिता जो बिंदुसार थे उसके 16 रानियां थी, ठीक है। तो बिंदुसार की कितनी रानियां? 16 रानियां और 101 पुत्र। कहते हैं कि अशोक ने अपना साम्राज्य भी मतलब राज्याभिषेक करवाने से पूर्व 4 साल का वक्त इसलिए लगा, 4 साल का वक्त लगा ना अपने, क्योंकि 273 से लेके 269 ईसा पूर्व तक अशोक को संघर्ष करना पड़ा था अपने भाइयों के साथ, ऐसा लिखते हैं बौद्ध ग्रंथ। तो 99 भाइयों की हत्या की, 99 भाइयों की हत्या, यह उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथों के अंदर है ना, बौद्ध ग्रंथ महावंश के अंदर ये वर्णन मिलता है अपने। तो कहते हैं कि 99 भाइयों की हत्या करने के बाद अशोक को अपना राज्य मिला। लेकिन इस कहानी में सच्चाई कितनी है, इसके बारे में अगर हम आगे बढ़े देखते हैं तो अशोक का एक अभिलेख आता है जिसके अंदर अशोक ने अपने जीवित भाइयों का नाम दे रखा है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये जो वर्णन है ये अतिशयोक्तिपूर्ण है। होता क्या है कि जब भी किसी अपन बौद्ध इतिहास को पढ़ेंगे, जैसे ही बौद्ध साहित्य को पढ़ेंगे, तो उसमें एक वर्णन आता है कि जिस भी राजा ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया उससे पहले और उससे बाद के जीवन के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जो है बौद्ध ग्रंथों के अंदर मिलता है। जैसे अगर अशोक राजा बना और उस वक्त राजा इसको इतना क्रूर दिखाया गया कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की, ठीक। लेकिन फिर जैसे ही कहते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, उसके बाद में ये एकदम साधु और स्वामी टाइप का हो गया। तो ये दोनों ही वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण है। ना तो 99 भाइयों की हत्या की गई, क्योंकि एक और बौद्ध ग्रंथ मिलता है जिसमें कहते हैं कि इसने 6 भाइयों की हत्या की। तो यह निश्चित रूप से तय है कि उत्तराधिकार संघर्ष तो हुआ था, उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतनी भी क्रूरता नहीं थी कि अपने इतने सारे भाइयों की हत्या की गई, ठीक है, क्योंकि अभिलेख के अंदर अशोक के जीवित भाइयों के नाम मिल जाते हैं। तो इस बेस पे इस मत का अपन खंडन कर सकते हैं। लेकिन ये प्रचलित कहानी सबसे ज़्यादा चल रही है, महावंश के अंदर लिखी हुई भी है, तो इसलिए ये वर्णन अपन हर जगह पढ़ते हैं, ठीक। तो अशोक का जो फाइनल राज्याभिषेक था वो हुआ था 273 ईसा पूर्व, ठीक। फाइनल राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व में इसने बिंदुसार की डेथ हुई थी, उसके बाद से इसने संघर्ष शुरू किया था और 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ। आगे केपी जायसवाल, वो हुआ क्या दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र होने वाला था उससे पहले जो इतिहास लिखा गया वह साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा लिखा गया। साम्राज्यवादी इतिहास में क्या होता है कि जिस देश पर शासन किसी और विदेशी सत्ता का होता है वो इस प्रकार से इतिहास का लेखन करते हैं कि यह जो मूल निवासी है यहाँ के वो अपने संस्कृति पर गर्व महसूस नहीं कर पाए। तो हमेशा से साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने भारतीय संस्कृति को हीन दिखाने का प्रयास किया और जातिवाद में बांटने की कोशिश की। तो इसी कोशिश के क्रम में ये सारी कथाएं जो है इनको हाईलाइट किया गया। इसके अलावा एक केपी जायसवाल करके हुए जो कि राष्ट्रवादी इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो हुआ क्या कि अतिशयोक्ति यहाँ पे भी हुई, अतिशयोक्ति यहाँ पे भी हुई। राष्ट्रवादी इतिहासकार केपी जायसवाल लिखते हैं कि अशोक की उम्र 35 वर्ष की नहीं हुई थी, इसलिए इसको राज्याभिषेक करवाने में 4 साल लग गए। लेकिन इस मत में भी कोई खास कहते नहीं कि भाई मतलब खास कोई बात है नहीं जिसको माना जा सके, क्योंकि 35 वर्ष से पहले बहुत सारे शासक बने थे, तो इस मत में भी कोई खास मिलता नहीं। लेकिन केपी जायसवाल का नाम भी आता है कि इन्होंने यह मत दिया था कि अशोक 35 वर्ष होने में 4 वर्ष बाकी थे, अतः यह शासक नहीं बन पाए, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। अशोक जब 269 ईसा पूर्व में शासक बना उसके 8 वर्ष बाद यानी कि 261 ईसा पूर्व 261 बिफोर क्राइस्ट अशोक ने आक्रमण किया। कहाँ पर? कलिंग पर, ठीक। अब कलिंग कहाँ पड़ता है तो एक बार मैप के अंदर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं अपन। ये जो हिस्सा है ओडिशा वाला हिस्सा, यहाँ पड़ता है कलिंग, ठीक। कलिंग की राजधानी पड़ती है जौगढ़। तो यहाँ पर धौली और जौगढ़, तो अशोक ने धौली पर अटैक किया, ठीक। धौली में एक नदी पड़ती है दाया नदी, इस दाया नदी के किनारे भीषण संग्राम हुआ। और एक बात और बता दूं आपको कि कलिंग का राजा उस वक्त कौन था इसका वर्णन किसी भी इतिहास के अंदर नहीं मिलता। जो भी नाम आते हैं 1-2 वो सारे काल्पनिक नाम हैं, उसमें कोई सेंस नहीं है ना। जगन्नाथ वगैरह 1-2 नाम आते हैं, वो सारे सीरियल से उठाए हुए नाम हैं जो अलग अलग किताबों के अंदर डाले हुए। किसी भी ऐतिहासिक प्रमाण में कलिंग युद्ध के समय कलिंग का राजा कौन था इसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक। तो इससे पहले हम देखते हैं ना कि नंद वंश के अंदर नंद वंश के शासक
महापद्मनंद ने जब कलिंग पर अटैक किया था उस वक्त वहाँ का शासक खारवेल था, और खारवेल का अभिलेख भी मिलता है। वो खैर पहले की बात हो गई, लेकिन अशोक के अटैक के समय कलिंग के राजा के बारे में कोई विवरण नहीं है। तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने यहाँ अटैक किया। दाया नदी के किनारे भीषण संग्राम हुआ, और उस संग्राम के अंदर कहते हैं कि 1 से 1.5 लाख लोगों की हत्या की गई। बहुत सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या के अंदर बंदी बनाए गए, और अशोक का मन उस स्थिति को देख के विचलित हो गया। और उस वक्त अशोक के साथ जो बौद्ध भिक्षुक थे उन्होंने इसके मन परिवर्तन करने के लिए, राजधानी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, धौली और जौगढ़, उसका मन परिवर्तन करने के लिए उन्हें काफ़ी उपदेश दिए। तो यह थी कलिंग का घटनाक्रम। कब हुआ? 261 ईसा पूर्व, और अशोक के सम्राट बनने के 8वें वर्ष में। ठीक, अब इसके परिणाम स्वरूप क्या? तो परिणाम स्वरूप अशोक को एक तो राजा की उपाधि मिली, मतलब अशोक ने राजा की उपाधि धारण की, प्लस इसने भेरी घोष से धम्म घोष का प्रचार किया। भेरी घोष क्या है दोस्तों? तो भेरी घोष से अपने युद्ध घोष, मतलब कि अपने आसपास साम्राज्य विस्तार करने के लिए युद्ध करना। और धम्म घोष क्या है? तो धम्म अपन बौद्ध धर्म के जो धम्म है उससे, उसके अलावा अशोक का धम्म थोड़ा अलग है। अशोक अपने आप में एक आचार संहिता प्रस्तुत की थी इसने। आचार संहिता किसके लिए? तो आम जनता के लिए। आम जनता के लिए आचार संहिता प्रस्तुत की, वह कहलाता है धम्म घोष। अब धम्म घोष क्या चीज़ है? इसके अंदर अशोक अपने आम जनता को कहता है कि अपने चारित्रिक रूप से सुदृढ़ रहना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, प्लस बड़ों की सेवा करना, तो ये सारी जो अच्छी चीज़ें हैं उसकी सीख देने के लिए अशोक ने अपने जगह जगह पर स्तंभ लेख खुदवाए, शिलालेख खुदवाए, और उसके अंदर आम जन को संबोधित किया। ठीक, आगे हम अशोक के साम्राज्य की बात करते हैं कि अशोक का साम्राज्य कितना विस्तृत था। तो अशोक के साम्राज्य की बात करें तो दोस्तों राजधानी तो वही पाटलिपुत्र ही थी, लेकिन ये साम्राज्य जो था वही साम्राज्य था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय था। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के जो साम्राज्य छोड़ के गया था उस साम्राज्य को अशोक मौर्य ने अक्षुण्ण बनाए रखा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे अपन देख रहे हैं वो सेम ही सिस्टम है। अपने केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से को छोड़ के पूरे भारत का हिस्सा अशोक मौर्य के अधीन था। अब कश्मीर के बारे में वर्णन अलग अलग मिलता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कश्मीर का आधा हिस्सा छोड़ा हुआ है ना। तो राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी यह स्पष्ट करती है कि यहाँ पर किसका शासन था? अशोक का। ठीक, अशोक का शासन कहाँ पे था? कश्मीर पर, क्योंकि जलोट नामक एक शासक का वर्णन मिलता है, और जलोट किसका पुत्र था? अशोक का पुत्र। ठीक है, जलोट अशोक का पुत्र था जिसका शासन कहाँ था? कश्मीर पर। ऐसा कौन कहती है? राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी किसने लिखी है? कल्हण ने। इसके अलावा हेनसांग का वर्णन भी कश्मीर के संबंध में इंपॉर्टेंट है। हेनसांग लिखता है कि कश्मीर को अशोक ने बौद्ध मठों के लिए दान दे दिया था, पूरे कश्मीर को बौद्ध मठों के लिए दान दे दिया था। ऐसा कौन लिखता है? हेनसांग। ठीक है, तो ये दोनों वर्णन कश्मीर के संबंध में इंपॉर्टेंट है, जो ये बताते हैं कि अशोक का साम्राज्य कश्मीर पर था। अब यहाँ पे कौन कौन से हिस्से आज के भारत के देखें तो अशोक के साम्राज्य के अंदर नहीं थे। तो एक तो ये असम वाला हिस्सा हो गया है ना, यहाँ पे जो असम वाला हिस्सा पड़ता है यह अशोक के साम्राज्य में नहीं था। ठीक, प्लस केरल का दक्षिणी हिस्सा और तमिलनाडु का दक्षिणी हिस्सा, इस हिस्से को छोड़ के संपूर्ण भारत पर, अखंड भारत पर किसका शासन था? अशोक मौर्य का। आगे दोस्तों अशोक की धार्मिक नीति के बारे में एक शॉर्ट परिचय हम देख लेते हैं कि आरंभ में जो राजतरंगिणी अभी हम बात कर रहे थे वो कहती है कि आरंभ में, मतलब अपने शासन के आरंभिक काल के अंदर अशोक कौन था? तो शैव धर्म का उपासक था। शैव का अर्थ होता है शिव की उपासना करने वाले शैव कहलाते हैं। ठीक है, तो किसका उपासक था? शिव का। अशोक को शिव का उपासक बताया गया। फिर कालांतर में बौद्ध हो गया। ये बात राजतरंगिणी में नहीं लिखी हुई है, लेकिन कालांतर में बौद्ध हुआ। इसके बारे में प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो भाब्रू का शिलालेख मिलता है। भाब्रू शिलालेख में यह वर्णन मिलता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्लस बौद्ध धर्म का अनुयायी कैसे बना, तो इसके बारे में दो नाम बहुत ही महत्वपूर्ण आते हैं। वैसे 4-5 जनों के नाम आते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नाम है एक तो है उपगुप्त का, एक है मोगलीपुत्तस का। तो दोस्तों उपगुप्त के बारे में कहा जाता है, बौद्ध ग्रंथ ये कहते हैं कि उपगुप्त शुरुआती दौर में, अशोक के शुरुआती दौर में, यानी कि जब अशोक का बौद्ध धर्म की ओर रुझान हुआ था उस वक्त उपगुप्त ने उसको उपदेश दिए थे। ठीक,
तो शुरुआती दौर में उपगुप्त ने रुझान बढ़ाया अशोक का बौद्ध धर्म की तरफ, फिर मोगलीपुत्तस ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ठीक, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो दीक्षित करने वाला कौन है? मोगलीपुत्तस। और सर्वप्रथम प्रभावित किसने किया? तो उपगुप्त। ठीक, फिर बाद में कहते कलिंग युद्ध जो कि 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में हुआ था, उसके बाद में अशोक 1 साल के लिए कुक्कुटरान विहार पाटलिपुत्र के अंदर एकांतवास में रहा था। और उसी एकांतवास के समय वो तिष्य रक्षिता और कुणाल वाली घटना हुई थी जो अपन ने डिस्कस कर ली थी। ठीक, इसके अलावा 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था अशोक ने और धम्म यात्राएं की। धम्म यात्राएं क्या है? एक तो स्तूप क्या होता है उसमें डिस्कस कर लेते हैं और धम्म यात्राएं क्या होती है, उसके बाद में अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। तो 84,000 स्तूप दोस्तों, स्तूप एक इस टाइप की संरचना है जो कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित या तो उनके अस्थि अवशेष हो गए, या फिर महात्मा बुद्ध ने जहाँ जहाँ यात्राएं की थी वो हो गए, या फिर किसी ने श्रद्धापूर्वक निर्माण करवाया। तो इस टाइप की संरचना होती थी जो बौद्ध धर्म से संबंधित होती थी, वो कहलाती थी स्तूप। तो अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया? तो 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। धम्म यात्राएं क्या थी? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अलग अलग जगहों की यात्राएं की जो कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित थी, वह कहलाती है धम्म यात्राएं। सबसे पहली धम्म यात्रा अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की थी। ठीक, बोध गया की धम्म यात्रा की थी। इसके आगे तो है नहीं अपने, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म के सबसे पहले कहाँ की थी? तो भाई बोध गया, बोध गया 10वें वर्ष। ठीक, प्लस एक 20वें वर्ष में इन्होंने यात्रा की थी नेपाल में, ना, रुम्मिनदेई नेपाल। यहाँ पे किसका? बुद्ध का जन्म हुआ था यहाँ पे। तो अशोक ने जब 20वें वर्ष में यहाँ की यात्रा की थी तो एक स्तंभ लेख खुदवाया था। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यह अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। ठीक है, सबसे छोटा स्तंभ लेख, प्लस यह एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसके बारे में आर्थिक चीज़ों के बारे में वर्णन मिलता है। आर्थिक चीज़ क्या? कि अशोक ने कहा है कि मैं रुम्मिनदेई से अपना कर जो है, टैक्स जो होता है ना, वो 1/6 से घटा के 1/8 कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आर्थिक उल्लेख हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपने अशोक के बारे में वर्णन। अब अशोक का साम्राज्य समाप्त कैसे हुआ, तो इसके बारे में ये वर्णन मिलता है कि अशोक की पकड़ धीरे धीरे सैन्य क्षेत्र से छूट रही थी और अशोक धार्मिक कार्यों में इतना ज़्यादा पैसा बहा दिया इन्होंने कि इनके पास जो साम्राज्य की आर्थिक हालत थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो अशोक की मृत्यु के बाद में 10 वर्ष बाद इसके उत्तराधिकारियों की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी और मौर्य साम्राज्य सदा के लिए समाप्त हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी, आगे हम अगले शासक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।